तो बिजनेस में कई तरह के एडजस्टमेंट्स होते हैं और इन बिजनेस में ये सभी एडजस्टमेंट्स हमको करने पड़ते हैं। क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि कुछ खर्चे हमारे पेंडिंग होंगे, कुछ खर्चे हमने एडवांस कर दिए होंगे, कुछ इनकम हमने पहले से ही रिसीव कर ली होगी और कुछ इनकम रिसीवेबल होंगी। एनी हाउ बिजनेस के अंदर एडजस्टमेंट्स होते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हमें कंसिडर करने होते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सी ओवर हियर, बिजनेस में जब भी हम प्रोडक्ट बेचते हैं, व्हेन वी सेल द प्रोडक्ट, हमारा दो ही बेसिस यानी दो ही कंसेप्ट्स होते हैं। सर क्या? पहला, या तो हम कैश बेसिस पर गुड्स बेचते हैं या फिर क्रेडिट पर। तो जब हम कैश बेसिस पर गुड्स बेचते हैं तब हमारे पास कैश आता है और गुड्स चले जाते हैं, हम इन्हें सेल्स कहते हैं, कैश सेल्स। हमारे पास कैश आया और हमारे पास से गुड्स चले गए, राइट? लेकिन कभी कभी बिजनेस में हमें गुड्स उधार में बेचने पड़ते हैं, क्रेडिट पर बेचने पड़ते हैं। तो जब भी हम गुड्स उधार पर यानी क्रेडिट पर बेचते हैं उन कस्टमर्स को, हमारे पास उन कस्टमर से पैसे रिकवर करने का अधिकार है। एट टू योर नॉलेज, ये जितने भी कस्टमर्स जिनको हमने गुड्स उधार में बेचे उन्हें हम कहेंगे डेटर्स। सो डेटर इज अ कलेक्टिव नाउन यूज्ड फॉर ऑल दीज customers to whom we have sold goods on credit। जब हम गुड्स उधार में बेचते हैं तो हम उन कस्टमर्स को कहेंगे डेटर्स। अब इन डेटर्स का प्रॉब्लम क्या चीज का है, राइट? सिंस हमने गुड्स उधार में दिए हैं तो हमारे पास दो तरह के रिस्क एसोसिएट हो जाते हैं। सर कौन से रिस्क? पहला तो है डिलेड पेमेंट, यानी पेमेंट मिलेगा तो जरूर लेकिन डिले, देर से मिलेगा। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी, पैसा मिलेगा ही नहीं, यानी वो डेटर हो जाएंगे बैड। बैड का मतलब वो हो जाएंगे ऐसे डेटर्स जो हमको रुपए देने वाले नहीं हैं। तो ऐसे कस्टमर्स जो हमें रुपए नहीं देते, राइट, दोज हु टर्न बैड, इन बैड डेटर्स के वजह से हमें होता है बैड डेट्स यानी लॉस, और ऐसे डेटर्स को हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से निकालना होगा। तो लेट अस अंडरस्टैंड द एडजस्टमेंट रिगार्डिंग दीज बैड डेट्स। सो नाउ लेट्स से मिस्टर दीपक हमारे कस्टमर थे और वो कस्टमर बैंकरप्ट हो गए। अब हो सकता है किसी कारणवश कोई कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए। हमें पता है कि बैंकरप्ट पैसे न होने की स्थिति को कहते हैं, यानी ऐसी स्थिति जहां पर आपकी लायबिलिटीज ज्यादा है और असेट कम है। कोर्ट डिक्लेयर करती है कि वेदर ये पर्सन बैंकरप्ट है या नहीं है, ठीक है? सो ही फेल्ड टू पे 3000 ड्यू टू हिम फ्रॉम, राइट, फॉर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। हमें 3000 रुपए उनसे लेने थे और ये 3000 रुपए हम ले नहीं पाए क्योंकि वो व्यक्ति हो गए बैंकरप्ट। तो जब हमने गुड्स बेचे थे एट दैट टाइम पर, राइट, हमने गुड्स बेचा मिस्टर दीपक को। सो ये है क्रेडिट सेल्स। हु इज द रिसीवर? सर ऑब्वियसली कस्टमर इज द रिसीवर, सो डेबिट द रिसीवर। यहां पर दीपक वाज द रिसीवर और हमने गुड्स बेचे थे, तो जर्नल एंट्री हमने लिखी थी दीपक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमें पता है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस while credit all incomes and gains। ये है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच। नाउ दीपक को हमने गुड्स उधार में बेचे लेकिन वो रुपए लौटा नहीं पाया। पूरे साल भर हमने मेहनत की उससे पैसे रिकवर करने के लिए, लेकिन हम रिकवर नहीं कर पाए। सो एट द एंड ऑफ द ईयर हम क्या करेंगे? हम ये अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे बैड डेट्स में। सो सिंस बैड डेट इज आवर लॉस, राइट, और ये लॉस दीपक के वजह से हुआ है, तो जर्नल एंट्री विल बी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू दीपक अकाउंट, है ना? सो बैड डेट हमारे लिए लॉस हो गया एंड लॉस हुआ दीपक की वजह से, तो दीपक के अकाउंट को हमें नलीफाई, जीरो करना होगा, ठीक है? इस जीरो करने के लिए हमें ऑपोजिट इफेक्ट देने होंगे। तो हम क्या इफेक्ट दिखाएंगे फाइनल अकाउंट? बैड डेट्स को हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, हम इसे बैड डेट्स में जोड़ देंगे और दीपक ऑब्वियसली ही इज द कस्टमर। अब ये कस्टमर हमारे बिजनेस में असेट नहीं रहे बिकॉज अब ये हमें पैसे देने वाले नहीं हैं, इसीलिए हम उन्हें डेटर्स लिस्ट में से निकाल देंगे। सो बैलेंस शीट में ऑलरेडी लेट से हमारे पास 53,000 के डेटर्स थे जिसमें दीपक का भी नाम इंक्लूडेड था। नाउ
3000 हमारे लिए बैड डेट हो गया, विच इज योर फर्दर बैड डेट, FBD शॉर्ट फॉर्म अलाउड। सो 3000 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और दिखाएंगे कि 50,000 अब हमारे पास डेटर्स बच गए। एंड सेकेंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में ऑलरेडी हमारा 2000 रुपए लॉस हो चुका था पूरे साल भर में। अब ये और हमारे फर्दर बैड डेट हुए दीपक के 3000 रुपए, एंड अल्टीमेटली इस साल हमारा टोटल लॉस हो गया 5000, राइट। तो आपने कंसेप्ट समझा कि किस तरह से बैड डेट्स होता है और बैड डेट्स को किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एंट्री है और ये मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो आप ध्यान रहे, सिंपली एक ही कंसेप्ट हमें ध्यान रखना है कि डेटर्स जा रहे हैं और हमारे लिए लॉस बढ़ रहा है, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेट्स। अब सिंस हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, कस्टमर्स को बुलाते हैं और बुला करके एडवर्टाइज करते हैं ताकि कस्टमर्स हमारे पास आए और हम उन्हें प्रोडक्ट बेचते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रोडक्ट बेचते तो हैं, क्रेडिट पर बेचते हैं, एंड ऑब्वियसली चांसेस आर देयर कि हमें लॉस हो, राइट। सो कभी कभी एज फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म हम क्या करेंगे, सिंस हम गुड्स उधार में बेच रहे हैं तो हम ये मान के चलेंगे कि 5% और 10% अमाउंट ऑफ डेटर्स आर गोइंग टू टर्न बैड। सर मतलब, यानी हम ये मान के चलेंगे कि 5% लोग ऐसे होंगे जो हमें रुपए लौटाएंगे नहीं, राइट। तो हम एक प्रोविजन क्रिएट करेंगे वेयर बाय वी कंसिडर कि इतना तो बिजनेस में हमारा लॉस होने ही वाला है। तो क्या वो कंसेप्ट है? द कंसेप्ट इज कॉल्ड एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, यानी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब ये है क्या? बेसिकली बैड डेट हमारे लिए लॉस होता है बिकॉज यहां पर कस्टमर्स हमारे गुड्स ले जाते हैं और हमें पैसे लौटाते नहीं है। सिंस इट्स अ लॉस एंड दिस लॉस इज बेसिकली रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लेकिन डाउटफुल डेट यानी ये वो डेट है जो भविष्य में होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मान लेते हैं ये भविष्य में लॉस होने वाला है, दैट्स व्हाई इट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, और दिस एक्सपेक्टेड लॉस हमें एडजस्ट करना होगा फ्रॉम द प्रॉफिट। द रीजन, जो गुड्स आपने बेचे थे वो इस साल बेचे थे, और जब गुड्स बेचे थे तो उसमें प्रॉफिट तो इंक्लूडेड था ना, तो ये प्रॉफिट हैज टू बी एडजस्टेड नाउ ताकि ये रिजर्व उसमें एकोमोडेट हो जाए। सो नाउ हाउ आर वी गोइंग टू शो दिस? अब हमने गुड्स बेचा उधार में, तो जर्नल एंट्री आ जाएगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये कोई भी व्यक्ति हो सकता है, तो डेबिट द रिसीवर, और गुड्स हमने बेच दिए, राइट। अब बैड डेट्स हुआ, एक्चुअल बैड डेट, ये पहला कंसेप्ट। तो जब लॉस होगा तो जर्नल एंट्री होगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। एंड सिंस यहां पर हम रिजर्व क्रिएट करने वाले हैं, तो रिजर्व की जर्नल एंट्री हम क्या क्रिएट करेंगे? द जर्नल एंट्री इज बैड डेट अकाउंट डेबिट टू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, RDD शॉर्ट फॉर्म अलाउड, राइट। तो आपने ऑब्जर्व क्या किया, जब भी हम रिजर्व क्रिएट करते हैं तो हम एक रिजर्व क्रिएट करते हैं फॉर द लॉस, वो लॉस जो हमारा भविष्य में होने वाला है, एंड दैट लॉस हैज टू बी डेबिटेड। और एक हम रिजर्व का डब्बा क्रिएट करेंगे जहां पर हम ये लॉस को रख देंगे। सिंस दिस लॉस इज बेसिकली फ्रॉम बैड डेट्स, हम इसे बैड डेट यानी बैड डेट में अकोमोडेट करेंगे, एंड सेकेंड वी विल एडजस्ट इट फ्रॉम डेटर्स। तो क्या इफेक्ट दिखाई जाएगी फाइनल अकाउंट में? फाइनल अकाउंट में हमारे बैड डेट्स बढ़ जाएंगे और हमारे डेटर्स घट जाएंगे। सो डेटर्स आर रिड्यूसिंग एंड बैड डेट इज इंक्रीजिंग, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेट्स। तो क्या है कंसेप्ट ये? लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। जैसे बैलेंस शीट में ऑल टुगेदर डेटर्स 53,000 के थे, फर्दर बैड डेट 3,000 का हुआ था, यानी अब 50,000 के डेटर्स बच गए। ये 50,000 डेटर्स के हम अंदाजा लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं कि लेट्स से 5% डेटर्स आर गोइंग टू टर्न बैड, यानी 5%। कितने लोग हमें पैसे नहीं देंगे? 50,000 का 5%, राइट। 50,000 का 5% इज 2,500, यानी रिमेनिंग 47,500 के जो डेटर्स हैं ये गुड डेटर्स हैं, यानी ये अच्छे डेटर्स हैं। तो यानी 2,500 के ऐसे डेटर्स होंगे जो हमें पैसा देने वाले नहीं है। ये हम एक अज्यूम कर रहे हैं, हम ऐसा मान रहे हैं कि हमारा ये नुकसान होने वाला है। सो इस कंसेप्ट को कंजर्वेटिज्म कहते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट इफेक्ट बैड डेट्स में ऑलरेडी 2000 का नुकसान हुआ था, 3000 ऑलरेडी फर्दर बैड डेट्स हुए थे, तो टोटल 5000 का नुकसान तो हुआ ही था। अब हम अंदाजा लगा रहे हैं कि 2500 और नुकसान होगा, वो हम जोड़ देंगे बैड डेट्स में और टोटल 7500 हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। तो अब हमें पता चला कि इसका इफेक्ट भी सेम फर्दर बैड डेट के जैसा ही होता है, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेट्स। कितना इजी। तो दोस्तों हमने समझा कि बेसिकली रिजर्व क्या होता है। रिजर्व बेसिकली हम वो रुपए साइड में रखते हैं जो हमारे लिए नुकसान होने वाले हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, अदर देन दिस एग्जांपल अगर मैं लूं, तो जब हम पिकनिक पर जाते हैं, है ना, तो पिकनिक पर जाने के लिए हम कुछ रुपए अपने साथ ले जाते हैं। मान लीजिए 1000 रुपए, 2000 रुपए हम अपने साथ एक्स्ट्रा ले जाते हैं। ये 2000 रुपए हमने एक्स्ट्रा रिजर्व रखे हैं। हो सकता है कि हमें कोई जरूरत पड़े और ये 2000 रुपए काम आ जाए, है ना। सो ये 2000 रिजर्व, ये 2000 रुपए जो हमने साइड में रखे, ये हमने रिजर्व क्रिएट किया फॉर दैट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस की, जो भविष्य में होगा। ठीक है। सो दैट इज योर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। आगे बढ़ते हैं। अब बिजनेस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देयर आर क्रेडिटर्स, देयर आर कस्टमर्स एंड देयर आर सप्लायर्स। सर मतलब अगर दो बिजनेसमैन हैं तो एक बिजनेसमैन के लिए दूसरा हो जाएगा कस्टमर एंड सेम वे दूसरे के लिए पहला व्यक्ति बन जाएगा सप्लायर। यानी जब भी गुड्स उधार में खरीदा या बेचा जाएगा, एट दैट टाइम जन्म होगा डेटर एंड क्रेडिटर्स का। तो डेटर्स यानी वो कस्टमर्स जिनको उधार में गुड्स बेचा गया है, एंड क्रेडिटर्स यानी वो सप्लायर जिनसे गुड्स उधार में लिया गया है, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड नाउ द कंसेप्ट ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब सिंस सभी बैड डेटर्स को आपने निकाल दिया, है ना, सभी नुकसान हटा दिए, जैसे फल की टोकरी में जितने भी गंदे फल थे या खराब फल थे वो हमने हटा दिए। अब हटाने के बाद जो बच गए ये अच्छे फल हैं। उसी तरह से बिजनेस के बास्केट में देयर आर सो मेनी कस्टमर्स, उन कस्टमर्स में से हमने बुरे कस्टमर्स को हटा दिए। अब जो बच गए दे आर गुड कस्टमर्स। ये गुड कस्टमर्स को क्या हम डिस्काउंट नहीं दे सकते? क्योंकि अगर हम इन्हें डिस्काउंट देंगे तो ये हमें बिजनेस और ला करके देंगे, ये हमें और प्रॉफिट दे सकते हैं, है ना, ये हमें और मुनाफा देंगे बिकॉज हमने उन्हें डिस्काउंट दिया है। तो क्यों ना हम उन्हें डिस्काउंट का जाल फेंक कर और ज्यादा प्रॉफिट कमाएं। तो लेट अस क्रिएट प्रोविजन ऑन डिस्काउंट, है ना। तो हम उन डेटर्स को, हम उन कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे जो अच्छे हैं, जो जेन्युइन हैं और जो लॉयल हैं। ठीक है। सो कैश डिस्काउंट हमारे लिए इट्स अ लॉस, लेकिन जब हम डिस्काउंट देने वाले हैं दैट इज एन एक्सपेक्टेड लॉस, एंड दिस एक्सपेक्टेड लॉस वी आर गिविंग इट ऑन टू द डेटर्स एंड हेंस इट हैज टू बी एडजस्टेड विद द डेटर्स इन द करंट ईयर। यानी डेटर्स को एडजस्ट करके हम इसे करंट ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, लेट अस अंडरस्टैंड नाउ। हमने डिस्काउंट अलाउ किया, तो डिस्काउंट अलाउ किया, द डिस्काउंट हमारे लिए एक्सपेंस हुआ, एंड दिस डिस्काउंट यू हैव अलाउड इट ऑन डेटर्स, तो जर्नल एंट्री आती है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, है ना। कितना आसान। नाउ वी आर क्रिएटिंग प्रोविजन। प्रोविजन यानी हम एक ऐसा गुल्लक, हम एक ऐसा डब्बा तैयार कर रहे हैं जहां पे हम मान के चल रहे हैं कि इतने रुपए हम कस्टमर्स को डिस्काउंट देंगे, और जब हम डिस्काउंट देंगे तो कस्टमर्स खुश होंगे, कस्टमर्स खुश होंगे तो वो ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा ज्यादा सेल्स होगा और ज्यादा प्रॉफिट होगी। एनीहाउ, सो दिस प्रोविजन is given on discount, तो journal entry is discount allowed to provision for discount on debtors account, PDD short form allowed, right। तो अब हम किस तरह से इसको इफेक्ट दिखाएंगे फाइनल अकाउंट में। डिस्काउंट अलाउड में ये प्रोविजन हम जोड़ देंगे, एंड सेकेंड इफेक्ट वी विल एडजस्ट इट फ्रॉम डेटर्स। सिंस ये डेटर्स को हम डिस्काउंट प्रोवाइड करने वाले हैं, हम ये डिस्काउंट उन्हें दे देंगे। हम उन्हें कहेंगे आपको पूरे रुपए चुकाने की जरूरत नहीं है, आप थोड़े कम रुपए चुकाइए। ठीक है। दैट्स व्हाई डेटर्स में से हम इन्हें एडजस्ट करेंगे। सो फाइनल अकाउंट में किस तरह से दिखाई देगा, हमें पता है कि ऑल टुगेदर फॉर द बैड डेट्स एंड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स हम ऑलरेडी
सब बुरे फल निकाल चुके हैं। अब 47,500 के अच्छे जेन्युइन डेटर्स बचे हैं, हम इन्हें डिस्काउंट देंगे, राइट। 2% हम इन्हें डिस्काउंट देंगे, तो 2% ऑफ 47,500 होता है 950 रुपीज, 950 रुपए। तो हम उन्हें कहेंगे कि आप 950 रुपए कम दीजिए, तो कितना दीजिए, 47,500 के बजाय आप 46,550 ही दीजिए। गुड। तो यानी यहां पर कस्टमर्स आर हैप्पी कि उन्हें फायदा हुआ, ठीक है। और हमारे लिए यहां पर ऑल टुगेदर हमने बैड डेट्स दिखा चुके हैं लॉस का, राइट। अब हम अलग से एक दूसरा एक्सपेंस दिखाएंगे, दैट इज योर डिस्काउंट अलाउड। लेट से पहले से ही हमने 4,000 डिस्काउंट दे दिया है कस्टमर्स को, और हम इस बार 900 रुपए प्रोवाइड करेंगे, तो टोटल हमारा डिस्काउंट हो जाएगा 4,900। तो हमें इफेक्ट्स पता चले, रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स का, लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू डिस्काउंट अलाउड, राइट। कितना इजी। नाउ सिमिलरली जिस प्रकार से उधार में गुड्स बेचे गए, हम उधार में गुड्स खरीद भी तो सकते हैं, है ना। सो देयर विल बी द पॉसिबिलिटी कि हमारे सप्लायर जिनसे हमने गुड्स खरीदा था वो हमें डिस्काउंट प्रोवाइड करे, राइट। कंसेप्ट सेम है, खाली सप्लायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स सी हियर, जब हम कैश डिस्काउंट की बात करते हैं, यानी यहां पर जब हम कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स की बात करते हैं, सो दिस बिकम्स आवर प्रॉफिट, राइट। और यहां पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर इज योर एक्सपेक्टेड गेन, यानी भविष्य में मिलने वाला ये है इनकम है। सो दिस प्रोविजन हैज टू बी क्रिएटेड ताकि हम क्रेडिटर्स से ये फायदा उठा सकें। तो ऑब्वियसली हमें क्रेडिटर्स को कम पे करना पड़ेगा और हमारे लिए इनकम बढ़ जाएगी। तो लेट्स सी हाउ द कंसेप्ट दैट वी आर गोइंग टू राइट। सो डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट दिया क्रेडिटर्स ने, सो डिस्काउंट इज आवर इनकम which is given by the creditor। तो जर्नल एंट्री आ जाती है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। ये अगेन एडजस्टमेंट एंट्री है, इसीलिए क्रेडिटर्स को डेबिट कर दिया, बिकॉज हम क्रेडिटर्स को रुपए कम देने वाले हैं। तो जब हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है तो हम उन्हें बेसिकली डेबिट कर देते हैं। सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। नाउ ये प्रोविजन हमें मिलने वाला है, right? So this provision becomes basically our asset, but this has to be adjusted with discount received। तो journal entry आ जाएगी provision for discount on creditor to discount received, right? यहां पर फाइनल अकाउंट में क्या इफेक्ट दिखाया जाएगा, ये प्रोविजन जो क्रेडिटर्स पर क्रिएट किया गया उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिस्काउंट रिसीव्ड में इसे जोड़ देंगे। हमें क्रेडिटर्स को कम पे करना है और हमारी प्रॉफिट बढ़ रही है। तो कैसे दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट में ऑल टुगेदर हमारे 70,000 के क्रेडिटर्स हैं और ये क्रेडिटर्स हमें 1% डिस्काउंट देने वाले हैं। तो क्या हम उन्हें 70,000 पे करेंगे, 70,000 से ज्यादा पे करेंगे या 70,000 से कम पे करेंगे? ऑब्वियसली यस, हम इन्हें कम पे करेंगे, राइट। हम उन्हें पे करेंगे सिर्फ 69,300, हम 700 रुपए पे करेंगे नहीं। सो 700 रुपए बच गए हमारे एंड दैट बिकम्स आवर इनकम। सो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में ऑलरेडी हमने डिस्काउंट रिसीव किया है 2,400, इसमें हम जोड़ देंगे 700 रुपए, तो टोटल इस साल की हमारी इनकम हो जाएगी 3,100। कितना इजी, जस्ट कंसेप्ट को समझना है, लॉजिक समझना है, और जब हम लॉजिक समझेंगे तो आप पाएंगे कि ये कंसेप्ट आपके लिए आसान बन जाता है। अकाउंटेंसी पूरा का पूरा चलता है एक ही सहारे, एंड दैट इज योर अंडरस्टैंडिंग। आपकी लॉजिक क्लियर होनी चाहिए, और लॉजिक क्लियर के लिए आपको सिचुएशन समझनी चाहिए, और जैसे ही हम सिचुएशन को सही तरह से समझेंगे और सिचुएशन समझने के बाद सही तरह से अकाउंट्स में लिखेंगे, तब आप पाएंगे कि आपका फाइनल अकाउंट के जितने भी सम्स हैं वो गलत होंगे ही नहीं। ये तब गलत होंगे जब हमारे कंसेप्ट्स गलत होंगे। तो बच्चों, हमें कंसेप्ट्स पर फोकस करना है। आज अगर हमारे कंसेप्ट स्ट्रांग हैं तो हमारा राइट विजन स्ट्रांग होगा, हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा और हमारा अकाउंट स्ट्रांग होगा। सो अगर अकाउंट्स को आपको स्ट्रांग बनाना है तो उसके लिए आपको लॉजिक डेवलप करना होगा। लॉजिक डेवलप करने के लिए आपको लिखना होगा, और जब तक हम लिखेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं। तो याद रहे, लिखेंगे पेपर पर
लेकिन छपेगा दिमाग में। तो दिमाग में तब छपेगा या दिमाग पर तब छपेगा जब हम इसे लिखेंगे। तो बच्चों, दोस्तों, जरूर इसे लिखिएगा। लेट्स सी द नेक्स्ट कंसेप्ट रिगार्डिंग अबाउट गुड्स का, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और जब ये कंसेप्ट आप अच्छे से समझ जाओगे तो आप पाओगे कि ये कंसेप्ट जो इतना डिफिकल्ट है ये कितना आसान है। जस्ट आपको लॉजिकली चीजों को समझना है और जब लॉजिकली चीजों को समझ लेंगे तो कंसेप्ट हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ये कंसेप्ट हमें मदद करेंगे हमारे अकाउंट्स को और बेहतर और अच्छे से समझने के लिए। मान लेते हैं कि हमारी एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है या इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जहां पर हम लैपटॉप एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट बेचने के लिए आप ये प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो, है ना। तो जब हम ये गुड्स खरीदेंगे, राइट, तो गुड्स जब हम खरीदते हैं इट बिकम्स अवर एक्सपेंस। याद रहे, जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो वो हमारे लिए बन जाता है एक्सपेंस, जब हम गुड्स बेचते हैं वो बन जाता है हमारे लिए इनकम। ठीक है। सो हियर हमने गुड्स खरीदा, राइट, और गुड्स खरीदने के बाद हम इसे करेंगे क्या, हम इसे बेचेंगे। ठीक है। थ्रू आउट द ईयर हम नए नए गुड्स खरीदते जाएंगे, हम बेचते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, बेचते जाएंगे, यानी वी आर गोइंग टू डील इन गुड्स, राइट। सो द कमोडिटीज इन विच अ ट्रेडर डील्स इज कॉल्ड एज गुड्स, राइट। सो गुड्स वो चीज होती हैं जो हम खरीदते हैं और बेचते हैं। सो लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ स्टॉक ऑफ गुड्स। मान लेते हैं हमारा बिजनेस स्टार्ट हुआ ऑन 1 अप्रैल 2022, राइट, देन इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2023। ये हमारा 12 महीना यानी 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 23, इसे हम अकाउंटिंग ईयर कहेंगे। इन दिस अकाउंटिंग ईयर ऑन द वेरी फर्स्ट डे मान लेते हैं हमने 30 यूनिट्स इस तरह के टेलीविजन या इस तरह से इलेक्ट्रिकल यूनिट्स हमने खरीदे एट द रेट ऑफ 2000 पर यूनिट्स। 2000 पर यूनिट के दाम से हमने 30 यूनिट्स खरीदे। तो अब आप मुझे बताइए व्हाट विल बी द टोटल वैल्यू। Yes, you are right. So 30 units multiplied by 2000 होता है 60,000, 60,000 रुपए, बराबर। नाउ 60,000 के यूनिट्स हमने खरीदे, खरीदने के बाद हम इन्हें बेचेंगे भी, राइट, एंड एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट, पूरे साल भर हम बेचेंगे, लेकिन हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ सामान बच जाए, है ना। दिस गुड्स विच आर अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर बेसिकली कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक ऑफ गुड्स होते हैं जो बिके नहीं, राइट, दोज गुड्स विच आर नॉट येट सोल्ड। तो मान लेते हैं 10 यूनिट्स बिके नहीं, राइट, पर यूनिट का दाम 2000, तो टोटल हमारे 20,000 के गुड्स बिके नहीं है, राइट। सो दिस 20,000 के गुड्स हम कब बेचेंगे सर? ऑब्वियसली हम इन्हें नेक्स्ट ईयर बेचेंगे, बिल्कुल सही। तो ये हमारे लिए 2022-23 का क्लोजिंग स्टॉक 20,000 हो गया। नाउ ऑन 1 अप्रैल दैट इज नेक्स्ट ईयर से लेके 31 मार्च 2024, याद रहे ये 20,000 का अनसोल्ड गुड्स जो पिछले साल था, दिस गुड्स बिकम्स द ओपनिंग स्टॉक, राइट। ये 20,000 के गुड्स जो पिछले साल बच गए थे ये हमारे लिए इस साल के बन गए ओपनिंग स्टॉक। और इस साल हम और गुड्स खरीदेंगे, मान लेते हैं 25 यूनिट्स हमने खरीदे एट 3,000, तो हमने खर्च किए 75,000। तो टोटल हमने कितने यूनिट्स खरीद लिए? इनफैक्ट हमारे पास टोटल 10 यूनिट्स पहले जो बचे हुए थे पिछले साल के एंड 25 यूनिट्स इस साल के, यानी टोटल 35 यूनिट्स, राइट। एंड देन एट द एंड ऑफ द ईयर 5 यूनिट्स बच गए। तो आप सोच के बताइए कितने यूनिट्स आपने बेचे होंगे, कमेंट करके बताइए कितने यूनिट्स होंगे। सो 10 यूनिट्स एंड 25 यूनिट्स यानी टोटल 35 यूनिट्स, उनमें से 5 यूनिट्स बच गए। लेट्स से द रेट इज 3,000, सो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15,000 के गुड्स बच गए। तो आपने कंसेप्ट समझा कि ओपनिंग स्टॉक क्या होता है और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है। तो हर बिजनेस में जब भी ट्रेडर गुड्स खरीदते हैं, बेचते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम एट द एंड ऑफ द ईयर गुड्स बिकते नहीं हैं। दोज अनसोल्ड गुड्स आर कॉल्ड एज क्लोजिंग स्टॉक, राइट। ये वो स्टॉक ऑफ गुड्स है, ये वो स्टॉक ऑफ एक्सपेंसेस है जो इस साल आपने एडवांस में कर दिया और अब आप इसे नेक्स्ट ईयर एडजस्ट करोगे,
राइट। सो सिंस आपको ये एक्सपेंस नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर करना है, आपको करंट ईयर के खर्चों में से इसे लेस करना होगा। ओके, सो व्हाट द कंसेप्ट इज क्लोजिंग स्टॉक का, तो हम ध्यान से समझेंगे क्लोजिंग स्टॉक हम किस तरह से इनकॉर्पोरेट करेंगे। सो सिंस दिस स्टॉक ऑफ गुड्स इज टू बी सोल्ड इन द नेक्स्ट ईयर, राइट, हमारे लिए ये एक्सपेंस टेम्पररीली बन जाएगा असेट। क्या बनेगा? असेट। ओके, सो याद रहे क्लोजिंग स्टॉक इज आवर असेट एंड ऑल असेट शुड बी डेबिटेड एंड दिस हैज टू बी ट्रांसफर्ड। तो हम इसे ट्रांसफर कहां करेंगे? हम इसे लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। Got it here? So journal entry for closing stock adjustment will be closing stock account debit to trading account. तो सर क्या हम इसे परचेज अकाउंट लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, आप चाहें तो इसे परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, यानी ये क्लोजिंग स्टॉक हम परचेज में से एडजस्ट कर सकते हैं। बट सिंस ओपनिंग स्टॉक हम परचेजेस में ऐड नहीं करते, राइट, तो हम क्लोजिंग स्टॉक भी परचेजेस में से सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, हम उन्हें सेपरेटली बताएंगे। सो हेंस जर्नल एंट्री आ जाएगी हमारी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इफेक्ट कैसे दिखाएंगे? क्लोजिंग स्टॉक हमारे लिए असेट है जो बैलेंस शीट में दिखाई देगा एंड ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पर हम इसे बता देंगे। सो हियर ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने देखा, राइट, क्लोजिंग स्टॉक, एंड सेकेंड इफेक्ट हम इसे बताएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में। इस साल हम इसे बाहर निकाल रहे हैं, ये स्टॉक ऑफ गुड्स अब हम यूज नहीं कर पाए तो हम इसे माइनस कर रहे हैं फ्रॉम परचेजेस। परचेजेस हम डेबिट साइड लिखते हैं, राइट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट और सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम परचेजेस हम उसे क्रेडिट साइड बता रहे कि तुम यहां से चले जाओ। इसे हम निकाल रहे हैं इन द करंट ईयर एंड हम इन्हें बताएंगे बैलेंस शीट के असेट साइड में 15,000 एज क्लोजिंग स्टॉक। तो हमने 10 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स, राइट, एडजस्टमेंट्स के समझे। हमने समझे कि बिजनेस किस तरह से एडजस्ट करता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड एट अ ग्लांस how and what are these adjustments and how they are incorporated. Okay, so let us understand now all the 10 important adjustments at a glance, how they are being shown in the books of accounts. तो depreciation, हमें पता है कि depreciation reduces the value of asset, right? इसीलिए asset की value कम हो रही है and it's a loss. So journal entry तो basically आएगी ही, हम effects बताएंगे final account में, less from asset and profit and loss debit side. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस है जो पे करना बाकी है, तो हम इन्हें एक्सपेंसेस में जोड़ देंगे एंड इट बिकम्स आवर लायबिलिटी, राइट। प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो हमने एडवांस में पे किए, सिंस यू हैव पेड इन एडवांस इट बिकम्स योर एसेट, है ना, तो उसे हम इस साल से निकाल देंगे एंड नेक्स्ट ईयर में उसे ट्रांसफर कर देंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट एसेट साइड। नेक्स्ट इज लाइक इनकम रिसीवेबल, पैसा मिलना बाकी है, यानी मिलना बाकी है तो हमारे लिए असेट है, जब मिलेगा इट बिकम्स आवर इनकम, राइट। तो सिंस हमारी ये इनकम है इसीलिए हमें इसे इनकम में जोड़ना होगा एंड सेकेंड इफेक्ट हम इसे देंगे बैलेंस शीट असेट साइड में। नेक्स्ट इज लाइक इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, हमने पैसा पहले से ही रिसीव कर लिया और पैसा रिसीव करने के बाद अब हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है, जब हमें सर्विस प्रोवाइड करनी होती है तो हमारे लिए हो जाती है लायबिलिटी। सो हेंस ये इस साल की हमारी इनकम नहीं है, ये नेक्स्ट ईयर की इनकम है, लेस फ्रॉम इनकम एंड बैलेंस शीट लायबिलिटी। नेक्स्ट इज लाइक फर्दर बैड डेट्स, ये वो बैड डेट है जो उन डेटर्स के वजह से हो रहा है जो उधार में गुड्स लेकर के गए और उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, and since they have not given money to us, they are good debtors or bad debtors? Yes, they are our bad debtors. ऐसे bad debtors को हमें लिस्ट से निकालना होगा, less from debtors and add to bad debts. सेम ऐसा ही काम हम रिजर्व और डाउटफुल डेट्स में भी करेंगे, less from debtors, हम ऐसा मान के चलेंगे 5%, 10%, 2% डेटर्स हमको पैसे देने वाले नहीं है, सो लेस फ्रॉम डेटर्स एंड ऐड टू बैड डेट्स। देन जो डेटर्स बच जाएंगे क्यों ना हम उन्हें डिस्काउंट दें, सो हम उन्हें डिस्काउंट देंगे बिकॉज वो हमें और बिजनेस देंगे, यानी वो हमें प्रॉफिट कमाने के मौका देंगे, है ना। सो हम उन्हें कहेंगे कि आप कम पे कीजिए, इसलिए डेटर्स की वैल्यू, राइट, इनफैक्ट डेटर्स का जो अमाउंट हमें रिकवर करना है हम कम रिकवर करेंगे, सो लेस फ्रॉम डेटर्स
एंड हमारे लिए खर्चा बढ़ जाएगा एंड दैट एक्सपेंस इज कॉल्ड एज डिस्काउंट अलाउड। सो डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए बढ़ जाएगा। सेम वे जैसे हम कस्टमर्स को डिस्काउंट दे रहे हैं, सप्लायर्स भी हमें डिस्काउंट दे सकते हैं, राइट? सो हेंस इन दैट केस हमें क्रेडिटर्स को कम पे करना है, वी हैव टू पे लेस टू द क्रेडिटर्स, और हमारे लिए इनकम बढ़ जाएगी, इसीलिए हम डिस्काउंट रिसीव्ड में इसे जोड़ देंगे। एंड लास्ट वन, क्लोजिंग स्टॉक। ये हमें पता है कि ये वो स्टॉक ऑफ गुड्स हैं जो बेसिकली बच गए थे, लेफ्ट आउट अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, हम इन्हें यूज करेंगे नेक्स्ट ईयर, हेंस हमें इन्हें ट्रांसफर करना होगा। सो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसे रिकॉर्ड करेंगे एंड बैलेंस शीट असेट साइड पर हम लिख देंगे। सो दीज आर 10 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट डियर स्टूडेंट, टेक द स्क्रीनशॉट, और ये स्क्रीनशॉट अपने पास रखना है और बुक में लिखना है, क्योंकि जब हम इसे लिखेंगे तब ये कंसेप्ट हमारे दिमाग में परमानेंट रहेगा। याद रहे, जब तक कंसेप्ट दिमाग में याद नहीं तब तक अकाउंट्स में मजा नहीं। सो अकाउंट्स का मजा लेने के लिए आपको कंसेप्ट्स को समझना बहुत जरूरी है। नाउ आपके सामने ये 2 क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, इसके आंसर हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो लेट्स सी व्हाट आर द क्वेश्चंस। डैश आर द कस्टमर्स टू होम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जिनको उधार में गुड्स बेचा जाता है? क्या उन्हें डेटर्स कहते हैं या उन्हें क्रेडिटर्स कहते हैं? एडजस्टमेंट्स आर आइदर इनकम्प्लीट ट्रांजैक्शन और एरोनियस ट्रांजैक्शन। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, राइट? सो ये कमेंट करके बताएं तो हमें पता लगेगा कि कौन वाकई में कंसेप्ट को ध्यान से समझ रहा है, राइट? सो अपने आप का इंटेलिजेंस साबित कीजिए और कमेंट में इसका आंसर लिखिए। देखते हैं किसका आंसर सही आता है, ठीक है? तो लेट्स हैव अ चैलेंज ओवर ऑन इट। आपको एक असाइनमेंट हम दे रहे हैं, एक क्वेश्चंस दे रहे हैं। ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दीज 2 क्वेश्चंस, राइट? व्हाट द क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन आपको कैलकुलेट करना है सम कांसेप्ट्स को लेकर के। लेट्स से रेंट पेड ऑन 1st July 2023 फॉर द ईयर to 30th June 2024 was 84,000 and rent paid on 1st July 2024 for the year to 30th June 2025 was rupees 96,000। ठीक है, ऐसे 12-12 महीने के हमने 2 बार रेंट पे किए। रेंट पेड फॉर द ईयर 31st March 2025, राइट? 31st March 25 यानी 24-25 में रेंट कितना लिखा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में? तो आपको फाइंड आउट करना है 2024-25 में रेंट का अमाउंट कितना होगा, राइट? तो बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, मुझे श्योर है कि आप जरूर इसका आंसर पता लगा पाएंगे, ठीक है? द सेकेंड वन इज लाइक डेप्रिसिएशन का। फर्नीचर 40,000 का हमने खरीदा 1 जुलाई को, मशीन 75,000 की हमने खरीदी 1 अक्टूबर को, कंप्यूटर 60,000 का हमने खरीदा 1 जनवरी को 2025। आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 5% फर्नीचर पर, 10% मशीनरी पर और 15% कंप्यूटर पर। देखते हैं क्या आप पता लगा सकते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन? साबित करके बताइए कि यस मैं कर सकता हूं, यस आई एम इंटेलिजेंट, यस मेरे पास बुद्धिमत्ता है, यस मेरे पास इंटेलिजेंस है, राइट? सो टेस्ट योर इंटेलिजेंस एंड एक्सेप्ट द चैलेंज। राइट द आंसर इन कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में लिखिए, देखते हैं कि कितनों के कमेंट सही होते हैं। ओके, ये प्रीवियसली हमने आपको क्वेश्चन पूछा था, ये उसका जवाब है, राइट? फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट बनाने पर यह क्वेश्चन था। अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा तो आप हमारा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां पर ये क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ करके आप ये असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हैं। तो याद रहे, जितना हम लिखेंगे उतना हम समझेंगे। तो दोस्तों, आज के सेशन में हमने एडजस्टमेंट्स के बारे में समझा। हमने ये समझा कि जीवन में विदाउट एडजस्टमेंट्स, राइट, हमारा जीवन हो ही नहीं सकता। हमें हमारे जीवन में हर दिन कहीं ना कहीं एडजस्ट करना पड़ता है। कभी रुपयों में एडजस्ट करना पड़ता है, कभी भोजन में एडजस्ट करना पड़ता है, तो कभी हमें कपड़ों के लिए एडजस्ट करना पड़ता है। तो जीवन में एडजस्टमेंट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो जिस तरह से हमारे जीवन में एडजस्टमेंट्स हैं, उसी तरह से बिजनेस में भी एडजस्टमेंट्स हैं, एंड ये सभी एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है फाइनल अकाउंट में। फाइनल अकाउंट में एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम 2 इफेक्ट्स देते हैं।
एक इफेक्ट डेबिट होता है और एक इफेक्ट क्रेडिट होता है। तो आई होप आज की ये सीरीज, आज का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे, राइट। ये जरूर ये कंसेप्ट्स को बुक में उतारिए और आप पाएंगे कि आपका इंटेलिजेंस श्योरली बढ़ेगा, आपका लॉजिक श्योरली इंप्रूव होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग मेंटरिंग माइंड्स विद अजय शर्मा।